हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जमीन सर्वे के बारे में। और जमीन सर्वे में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, तो बताएंगे आप लोग को कि जमीन सर्वे में सबसे पहले जो है प्रपत्र 2 को भर के जमा करना होता है। तो समझेंगे कि इस वीडियो में कि प्रपत्र 2 को आखिर भरे कैसे, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप लोग को बता दें कि जमीन सर्वे में प्रपत्र 2 को भरने के लिए सबसे पहले आप आपके ज़मीन का जो भी रसीद होगा वो अपने पास रख लेंगे, या कवेला होगा वो अपने पास रख लेंगे, या फिर खतियान हो या कुछ भी हो, बंदोबस्ती हो, जो भी हो आप रखेंगे अपने पास। और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कैसे भरेंगे, उस हिसाब से आपको भरना है फॉर्म, और फॉर्म भर के जमा करना है सर्वे में। तो इस हिसाब से आपका सर्वे हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस फॉर्म को भरे कैसे। तो सबसे पहले फॉर्म को लेंगे, और फॉर्म के ऊपर में लिखा हुआ है प्रपत्र 2 देखिए नियम 6 उपनियम 1। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है प्रपत्र 2, तो समझेंगे कि ऊपर में लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में क्या भरना है, जैसे कि हम लोग सबको पता है कि अपना गांव का नाम, तो अपने गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद है थाना नंबर। तो हर गांव के जमीन का जो भी होता है, जैसे मौजा है कमलपुर, जैसे आप लोग का मौजा कुछ भी हो, रोहतास जो भी हो, तो उसका एक थाना नंबर होता है। ये पुलिस थाना की नहीं बात कर रहे हैं, ये जमीन थाना नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग का थाना नंबर 2 है, तो मैंने 2 भरा। उसके बाद हल्का नंबर। हल्का नंबर किसको बोलते हैं? तो हल्का नंबर जिस गाँव में आप रहते हैं उसको हल्का बोलते हैं। तो हल्का नंबर डालेंगे। हल्का नंबर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। हल्का नंबर मतलब गाँव का नाम, तो नाम भरेंगे। जैसे हम लोग का कमलपुर है, तो कमलपुर मैंने भर भर दिया है फॉर्म में। उसके बाद देखेंगे कि पुलिस थाना में हम भर चुके हैं कुनोली, तो आप लोग का जो पुलिस थाना हो वो भरेंगे। आगे देखेंगे अंचल में भरा हुआ है निर्मल। जैसे कि सबको पता होगा अपना अंचल, सबका अलग अलग अंचल होगा, तो अंचल में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सब अपना अपना अंचल भरेंगे। उसके बाद जिला, जो कि सबको पता है जिला, वो अपने मन से भरेंगे, जिसका जो जिला होगा उस हिसाब से भरेंगे। सबसे नीचे पॉइंट जो है यहाँ पर है दोस्तों, सुनेंगे यहाँ पर कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके नाम से जमीन है वो अपना नाम भरेंगे सबसे पहले वाले कॉलम में, रैयत का नाम। अपना नाम भरने के बाद उसके बगल वाले कॉलम में लिखा गया है अस्थाई पता, जैसे कि वर्तमान में अभी वो कहाँ रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने जमीन का, जहाँ आपका जमीन है वहाँ का एड्रेस कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तों, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का स्थायी पता लिखना है, ठीक है। उसके बाद वाले कॉलम में लिखा हुआ है खाता नंबर। जैसे आपकी जमीन का खाता नंबर होगा, सबकी जमीन का अलग अलग खाता नंबर रहता है, तो उस हिसाब से अपना खाता नंबर भरेंगे। रसीद पर लिखा हुआ रहता है खाता नंबर, तो खाता नंबर भरेंगे अपने जमीन का। और आगे लिखा हुआ है खेसरा नंबर। तो जैसे कि एक होता है जमीन का खाता नंबर, उसी के अंडर आता है खेसरा नंबर, जिसके अंडर रहता है लिखा हुआ रकबा। जैसे कि 40 आपका खाता है, और खेसरा जो भी हो आपका, वो खेसरा है। जैसे 2460 आपका खेसरा है, और उसके अंडर आता है कि आपका 2 कट्ठा जमीन, मान के चलिए 2 कट्ठा जमीन 12 डिसमल है। उसके बाद 40 खाता में ही दूसरा खेसरा है 2468, मान के 2460 मैंने भर दिया है, लेकिन 40 खाता के अंदर ही दूसरा खेसरा आपको मिला है 2468 मान के चलिए। तो 2468 में कितना रकबा है, उस हिसाब से नीचे में हम रकबा डालेंगे, और इस हिसाब से हम भरेंगे खाता खेसरा रकबा को। उसके बाद है चौहद्दी। तो चौहद्दी में क्या भरना है दोस्तों? तो चौहद्दी में जैसे आपके कवेला पे लिखा होगा पुराना चौहद्दी, लेकिन वो चौहद्दी आप लोग को भरना नहीं है दोस्तों। इसलिए नहीं भरना है क्योंकि देखिए कि जिस टाइम में आपने रजिस्ट्री किया होगा, या जिस टाइम का आपका खतियान है, उस टाइम में आपके बगल वाले किसी और के नाम पे जमीन था, लेकिन अभी उन्होंने बेच दिया है, किसी और का नाम है। इसलिए आप क्या करिएगा कि करेंट वर्तमान में जो भी आपका आपके बगल का किसान हो उसका नाम भरेंगे चौहद्दी में। उसके बाद जो है लिखा हुआ है कि किस्म जमीन, मतलब किस किस्म का जमीन है। तो यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला कि किस किस्म का जमीन है। किस्म जमीन में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो जमीन है, जो आपने खाता खेसरा रकबा भरे हैं, चौहद्दी भरे हैं, मतलब उस जमीन में आप क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, या घर बनाए हुए हैं, या आपके पास कोई दुकान है या दुकान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए अलग से वर्ड मिलेगा, कोई वर्ड नहीं भाई। बस आप लोग को समझना है कि जैसे कि आपको आपका मतलब उसमें पेड़ पौधा लगाए हैं, तो उसमें लिखेंगे पेड़ पौधा लगाए हैं। इस टाइप से भी आप भर सकते हैं। यानी कि आप खेती कर रहे हैं तो उसमें लिखेंगे खेती। जैसे कि आपका घर बना हुआ है तो उसमें लिखेंगे मकान। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से भरना है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों।
और इस हिसाब से भरेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि शेष को छोड़कर लगाओ। यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, जैसे कि आपने रसीद कटवाया होगा तो आपका रसीद का चार्ज कितना हुआ, जैसे ये खाता है 40 खाता है, इसका कितना हमको पे करना पड़ा, तो आप जितना रसीद पर लिखा हुआ रहता है दोस्तों वहाँ पर लिख देंगे। शेष को छोड़कर लगान वाले कॉलम में आप उतना लगान लिख देंगे। उसके बाद है जमानदी संख्या। तो यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, हर जमीन का एक खाता होता है, एक खेसरा होता है, लेकिन बड़े बड़े किसान के पास जो है बहुत सारे खाता है, बहुत सारे खेसरा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो इसके लिए जो है सीओ जो है, कर्मचारी जो है, एक जवानदी नंबर देता है जिसके अंडर सारे खाता खेसरा को उसके अंडर रखता है और एक ही रसीद बनाता है, जिसके अंडर से जैसे आप रसीद कटवाने जाएंगे तो आपका जवानदी संख्या जो है 90 है, मान के चलिए 90 है, और उसके अंदर जितना भी आपका खाता खेसरा है सबको ऐड कर दिया गया है। समझ गए दोस्तों, ऐड कर दिया गया है। जैसे 90 डालेंगे, जितने सारे आपके खाता खेसरा रकबा जो भी चढ़ा हुआ है उस पर टोटल एक ही साथ कर देंगे। जैसे कि आपका 10 प्लॉट है तो 10 प्लॉट है तो 10 प्लॉट का अलग अलग खाता खेसरा है, उसको क्या किया गया है दोस्तों कि एक ही जवानदी में ऐड करके उसको बना दिया गया जवानदी संख्या। तो इस सबके रसीद पर जवानदी संख्या लिखा हुआ रहता है दोस्तों, तो जवानदी संख्या यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये दोनों कॉलम जो है लास्ट वाले, इसको समझेंगे दोस्तों। ये सारे कॉलम जो पीछे वाले हैं ये सबको थोड़ा थोड़ा पता होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो के फॉर्म में भरा गया है, जिस हिसाब से फॉर्म भरा गया है उस हिसाब से भरेंगे दोस्तों। आखिरी दो कॉलम जो है जिस पर लिखा हुआ है कि भूमि पर दावा का अधिकार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको ये जमीन कैसे मिला, आपने खरीदा है या आपके दादा परदादा का है या आपको दान में मिला है या सरकार से मिला है, मतलब जहां से मिला है दोस्तों वैसे लिखेंगे। जैसे कि ये जो उत्तराधिकारी आपके सामने लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि मेरे दादाजी के नाम पे है जमीन, ठीक है, लेकिन वो अभी है नहीं, वो उसका उसका डेथ हो गया है, तो अभी तो वो मेरे नाम पे आएंगे, मेरे पिताजी के नाम पे आएंगे, उसके बाद मेरे नाम पे आएंगे, तो उसका हम क्या हुए उत्तराधिकारी, मतलब उस जमीन का हम करेंगे वंशावली के आधार आधार पर मेरे नाम पे होगा, तो उसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी देंगे। उसके बाद जैसे कि आपको दान में मिला है तो दान लिखेंगे, या तो आपने खरीदा है तो क्रय लिखेंगे, अगर आपका बंदोबस्त वाला है तो बंदोबस्त लिखेंगे, या कुछ अन्य वाला है जो भी हो, तो जो भी जो वाला जमीन हो आपको, चाहे दान में मिला हो भी, खरीदा हो, जो भी मिला हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद है लास्ट में अभियुक्त अगर कोई हो। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि आपका जमीन है, आपके पास पेपर भी है, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन किसी और ने कब्जा कर रखा है, किसी और ने कब्जा कर रखा है, तो आप क्या करेंगे इस केस में? आपका तो आपके पास तो कबेला ओरिजिनल है, सब कुछ है, खतियान भी है, जो भी है, लेकिन होता है ना कि दोस्तों कि कोई आदमी मजबूत होने के कारण उसके पास बहुत सारे आदमी होने के कारण वो क्या कर लेता है कि कब्जा कर लेता है, तो कब्जा कर लिया तो अब उस केस में अभी अब कैसे सर्वे करेंगे अपनी जमीन का? तो वहां पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अभियुक्त अगर कोई हो, जितना भी जो भी कॉलम हो अपने कबीला के अनुसार, आप अपने खतियान के अनुसार भर लेंगे, और लास्ट में जो है यहाँ पर लिख देंगे कि अभियुक्त अगर कोई कब्जा किया हो आपकी जमीन पर, तो वहां पर लिखेंगे कब्जा, किसने कब्जा किया उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद भर के जमा कर देंगे। बस इतना ही भरना है दोस्तों, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट में लिख सकते हैं, आपके लिए हम सदा हाजिर हैं। धन्यवाद दोस्तों।